हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ सत्य घटनाएं। और ये एक ऐसी घटना है, अब हाल ही की घटना है, जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक जा सकता है और क्या आज के समय में ऐसा भी हो रहा है। तो कहानी को समझने के लिए हम जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बदल देंगे, क्योंकि जिसने मुझे कहानी सुनाई है उन्होंने नाम बताने से किया है इनकार, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस घटना के साथ जुड़े हुए उनके हम नाम बदल देंगे। तो चलिए कहानी को समझने के लिए जिसने मुझे ये कहानी भेजी है उनका नाम सुधा मान लेते हैं। अब सुधा जो है ये दिल्ली में रहती हैं और इनकी जो डॉटर है वो मैरिजेबल एज में है। तो जैसे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का बायोडाटा बनाते हैं और शादी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या कोई मैट्रिमोनी साइट्स होते हैं उनमें शेयर करते हैं। तो इस सुधा ने भी अपनी बिटिया का जो बायोडाटा था वो बनाया और उसको शेयर किया एक व्हाट्सएप ग्रुप में। और इनके सुधा के साथ साथ ही उनकी सिस्टर है, उन्होंने अपनी डॉटर का भी बायोडाटा शेयर किया, जो कि रहती हैं उत्तराखंड के किसी जगह पे। सुधा की जो सिस्टर हैं और उनकी लड़की डॉक्टर है। तो उन्होंने भी अपनी बिटिया के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर, IITN वगैरह इस तरह के रिश्ते देख रही थी, जो सुधा की बहन है, छोटी सिस्टर। तो दोनों ही परिवार अपनी बिटिया की रिश्तों के लिए लड़के ढूंढ रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि सुधा की जो बहन है, जो उत्तराखंड में रहती हैं, उनका फ़ोन आया उनको कि मेरी बिटिया के साथ एक लड़का पढ़ता था 10th में, और उसका जाना पहचाना है वो लड़का, और वो बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट, मैच्योर, मतलब उसके जो मेमोरीज़ हैं उसमें वो लड़का बहुत अच्छा है। और अभी पता चला है कि वो IIT में उसका सिलेक्शन हो गया था और वो किसी बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा पैकेज है और बड़ा अच्छा परिवार है, और हमारे ही शहर में भी वो लोग रहते हैं। सुधा की बहन ने कहा, तू एक बात कर, मेरे बेटे से ना इसकी पत्री ज़रा मिला के देख। तू एप्लीकेशंस होती हैं जो एस्ट्रोसेज ऐप वगैरह होती हैं, तो उसमें मिलाती रहती है, तो मुझे इतना आता नहीं है फ़ोन वगैरह। तो तू ऐसा कर कि मेरी बेटी का जो बायोडाटा है वो ले ले और ज़रा पत्री मिला के देख। अगर ठीक से थोड़े गुण वगैरह मिलते हैं तो मैं आगे पंडित जी को दिखा दूँगी फिर गहराई से पत्रिका की जांच करने के लिए कि दोनों बच्चों के गुण मिलते हैं कि नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है। सुधा ने कहा अपनी बहन को कि तू भेज दे। तो उसने भेज दिया बायोडाटा उस लड़के का, जो IITN है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर लड़की के साथ मैच कर जाएगा जो लड़का। ऑफ कोर्स वैसा ही लड़का ढूंढ रहे होंगे वो लोग भी, तो लड़का भी कोई अच्छी पोजीशन पे था। तो जब सुधा ने वो पत्री मिलाई ऐप में जाकर के एप्लीकेशन में, तो देखा कि वो पत्री बिल्कुल नहीं मिल रही है, यानी कि 4.5 गुण मिल रहे हैं। तो सुधा ने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि भाई ये जन्मपत्री तो बिल्कुल नहीं जुड़ रही है और नाड़ी दोष भी लग रहा है इसमें, और दोनों का भकूट भी नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो तू ऐसा कर कि मेरे हिसाब से तो ये है प्रेडिक्शन, और बाकी तू अपना पंडित जी वगैरह से किसी पूछ ले कि अगर दोनों पक्षों का कोई नुकसान नहीं है तो विचार करके देख लो। तो सुधा की बहन जो है, जो उत्तराखंड में रहती हैं, वो लेके गई पंडित जी के पास दोनों बच्चों की जन्मपत्री। तो पंडित जी ने भी मना कर दिया कि ये तो कुछ भी नहीं मिलता और ये लड़की और ये लड़के का बिल्कुल भी मेल नहीं है, तो तुम भूल जाओ ये रिश्ते को। तो सुधा की बहन को जब ये सब पता चला तो उनको बड़ा दुख भी हुआ। 2-3 दिन इसी प्रोसेस में लग गए, पंडित जी को ढूंढने में, पत्री मिलाने में, ये सब। तो सुधा की बहन ने सुधा को बोला कि तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू अपने बिटिया से मिला के देख ले। तो ये कहने लगी सुधा कि तेरी लड़की तो डॉक्टर है तो भाई वो उसके मैच के काबिल है। मेरी बेटी सिंपल ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और MBA कर रही है, लेकिन हाँ, सुधा की बिटिया जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे मॉडल्स होते हैं इस तरह की लगती हैं,
और वेल स्पोकन है और बहुत अच्छी फैमिली है। फादर भी क्लास 1 ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मिनिस्ट्री में, दिल्ली में उद्योग भवन में बैठते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, परिवार बहुत बढ़िया है मतलब। तो इस सुधा की बहन कहने लगी कि तेरी बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ, MBA है और अभी पढ़ाई कर रही है, तो बात करके देख ले कि अगर बात बनती है तो सुधा ने मनी मन सोचा कि IITN लड़का है, वो बहुत हाई फाई ढूंढ रहे होंगे लड़की, हाईली क्वालिफाइड और बड़े पैकेज वाली। तो इन्होंने बात करने में थोड़ा संकोच किया। इन्होंने सोचा नहीं, छोड़ो, रहने दो, और इन्होंने बात नहीं की। तो सुधा की बहन ने वो जो लड़के वालों की फैमिली थी उनसे बात की, लड़के की मदर से। लड़के के फादर नहीं है, तो लड़के की मदर से बात की कि ऐसा है, मेरी बहन की बिटिया भी है, वो भी ढूंढ रहे हैं। और उसने भी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोला, और कहा कि मेरी बहन भी रिश्ते वगैरह कराती हैं, तो आप ऐसा करो, मेरी सिस्टर का नाम सुधा है, उसको ना आप ऐड कर लेना, अपने फ़ोन नंबर उसका मैं दे रही हूँ, आप ऐड कर लेना उसको, और वो आपको भेजती रहेगी कुछ रिश्ते, क्योंकि उसके बड़े सारी सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो है जिनमें काफ़ी सारे लोग उसको रिश्ते भेजते रहते हैं, और वो एक तरह का एक सोशल वर्क भी करती है साथ में। तो कहानी समझने के लिए लड़के की मदर का नाम चलिए हम रीमा मान लेते हैं। तो जब सुधा ने अपनी बहन से बात की तो उसने रीमा को जो है सुधा का नंबर दे दिया, और रीमा ने सुधा को व्हाट्सएप में ऐड कर लिया और कॉल भी की, उनसे बात की। और सुधा को भी बातचीत में वो बहुत अच्छी लगी, बहुत डिसेंट लगी, बहुत अच्छे से पोलाइट लगी, और मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ जो होते हैं लोग, वैसी लगी। तो सुधा और रीमा की अक्सर बातचीत होने लगी, और बातचीत के दौरान वो रीमा को रिश्ते भी भेजती रहती थी। कोई लोग आपस में शामिल हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शेयर होने लगती हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड इवनिंग मैसेजेस, गुड नाइट मैसेजेस, और धीरे धीरे फिर अपनी फैमिली के कुछ इवेंट्स वगैरह भी शेयर करने लगते हैं, जैसे आज मेरा बर्थडे है, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ऐसे बनाया। तो रीमा की और सुधा की अक्सर बातचीत होने लगी, और जो सुधा की जो बहन थी वो मतलब इस पिक्चर में थोड़ा दूरी हो गई, क्योंकि उनकी बेटी के रिश्ता भी नहीं मिला था। तो जो सुधा की बहन है जो उत्तराखंड में ही रहती हैं, और ये जो रीमा है ये भी उत्तराखंड में ही रहती हैं, और एक ही शहर में रहती थी, लेकिन वो कभी कभार ही उनकी बातचीत हो पाती थी। लेकिन सुधा की और रीमा की अक्सर बातचीत होती थी। तो बातों ही बातों में सुधा ने जो है रीमा से कहा कि मैं आपको रिश्ते भेजती रहूँगी, और मेरे पास काफ़ी सारे रिश्ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो आप उसमें से देख के पसंद करते रहना। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी दिन जो सुधा की बहन जो उत्तराखंड में रहती हैं रीमा के शहर में, तो उसने रीमा के साथ सुधा की बिटिया का बायोडाटा और फोटो शेयर कर दिया कि आप, ये लड़की भी है, उसकी बहन की लड़की है, और आप इसको देखते रहना, रिश्ते इसके लिए भी ढूंढते रहना आप, और इससे ना आपके बेटे की भी जन्मपत्री मिली हुई है। हो सकता है सुधा की बहन के मन में रहा हो कि मेरी बहन बात नहीं कर रही है तो चलो मैं बात चला के देख लूँ। होता है, ये बहनों में प्रेम होता है। तो रीमा को जो है उनकी बहन की बिटिया बहुत पसंद आई, घर बार भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से सुधा से बात नहीं की, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि या तो ये अपने मुंह से पहले बोलें, हम छोटे क्यों बने, या जो भी कुछ मन में सोचते हैं लोग वो हम कह नहीं सकते क्या सोचा। खैर, दोनों की बातचीत चलती रही, और ये सुधा जो है रीमा को रिश्ते भेजती रहती थी, और लोग भी उनको रिश्ते भेजते रहते थे। तो ये रीमा अक्सर इनके साथ शेयर करती थी सुधा के साथ कि आज फ़लानी जगह हम लड़की देखने गए, आज हम चंडीगढ़ गए, आज हम लुधियाना गए, आज हम फ़लानी जगह गए, और हमें लड़की फ़लानी जगह क्यों नहीं अच्छी लगी, या कहीं लड़की अच्छी लगी तो पेरेंट्स कुछ अजीब लगे। तो मतलब इस तरह की काफ़ी, जिसे कहते हैं इंटीमेसी की बातें जो हम सबके साथ शेयर नहीं करते, सुधा और रीमा एक दूसरे से शेयर करने लगे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, जब बातचीत करते करते इनको साल भर हो गया तकरीबन,
तो पता नहीं कि सुधा के मन में क्या आया, उसने अपनी बिटिया से कहना शुरू किया कि बेटा एक बार तू देख ले इस लड़के का फ़ोटो एंड बायोडाटा, अगर तुझे जमता है तो चलो मैं थोड़ा सा ईगो हर एक में होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए हम थोड़ा ईगो भी साइड में रखने को रेडी हो जाते हैं। तो सुधा कहने लगी कि अगर तुझे समझ में आता है तो मैं रीमा जी से बात कर लेती हूँ, तो तू एक बार देख ले फ़ोटो। तो उसने फ़ोटो देखा उस लड़के का और उसने कहा कि पता नहीं मुझे ना कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। और थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, ये जो लड़की है सुधा की, ये बाई बर्थ ही बहुत अलग तरह की लड़की रही है, अलग तरह का बच्चा था ये। जब ये बच्चा पैदा हुआ घर पे तो फैमिली में सब लोग मीट मांस मच्छी खाने वाले थे, थोड़ा फादर भी ड्रिंक वगैरह करते थे, मतलब ओकेजनली होता है परिवारों में। तो इस लड़की के पैदा होने के बाद से ही उनकी फैमिली में ना तीर्थ बहुत करने लगे सब लोग। मतलब 2-2.5 साल की थी लड़की तो वैष्णो देवी गए, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मतलब ये उसके बाद बहुत तीर्थ यात्राओं पे गए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने और इनकी फैमिली में बिल्कुल मीट मांस मच्छी बनना बंद हो गया। और ये लड़की इंट्यूटिव बचपन से ही थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़की इनके घर में जब से हुई है तब से इनका लाइफस्टाइल और जीवन का रहन सहन बहुत कुछ बदल गया। ये लोग बहुत ज़्यादा पहले भी स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब ये उसकी स्पिरिचुअलिटी की इंटेंसिटी जो है बढ़ने लगी घर परिवार में। तो ये बच्चा जो है शुरू से ही इंट्यूटिव था, तो ये बड़ी होते 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 इसकी वो पावर जो थी वो बहुत बढ़ गई और कुछ प्रेडिक्शंस भी करने लग गई थी ये फ्यूचर को लेकर के, और जो सही होते थे। जैसे कि परिवार में कुछ सदस्यों के बारे में ये बताने लग गई थी कि ये फैमिली में ना अच्छा नहीं है, ये फैमिली में, तो सब कहते थे ये ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन बाद में फ्यूचर में जब उनको बहुत टाइम गुजरा तो पता चला कि सच में ही वो लोग वही निकले। जैसे अपनी ताई को देख के बोलती थी कि पापा मुझे ना ताई जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये कहते बेटा ऐसे नहीं बोलते, ताई जी हैं वो बड़ी हैं। और बाद में उनको पता चला कि उस ताई जी ने उनके परिवार के जो है बहुत कुछ बंटा डार कर दिया, मतलब कि वो तंत्र मंत्र जादू टोने में थी। और तो बहुत बाद में पता चला, 15-20 साल बाद, क्योंकि ये लड़की भी अब 26-27 साल की तो हो ही गई थी। तो खैर परिवार में ये सब मानते थे कि भाई ये जो बोल रही है उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ज़रूर। तो जब माँ इसके पीछे पड़ गई कि बेटा एक बार बात तो कर लो, बात तो कर लो, बात तो कर लो, तो एक दिन इसने गुस्से में कह दिया मुझे नहीं करनी बात, मुझे बात ही नहीं करनी है, जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं उससे बात क्यों करूं। तो थोड़ा थोड़ा लड़की और उसके माँ के बीच में ना, सुधा और उसकी बेटी के बीच में थोड़ी सी तनातनी सी होने लगी। तो माँ जो होती हैं वो हमेशा ये सोचती हैं ना कि बच्चे पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रहते हैं और इल्यूजन्स में रहते हैं और फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, तो प्रैक्टिकल बनो बेटा, एक बार बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम एक बार बात तो कर लो। लड़के जो कह रहे मम्मी मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं बात भी क्यों करूं, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसको उसका रास्ता पता क्यों पूछना है। तो खैर माँ को भी बुरा लग रहा था कि बेटी कम से कम एक बार बात तो कर ले, हो सकता है बात करने के बाद कोई इंसान अच्छा लग जाता है, उसके विचार अच्छे लग जाते हैं। माँ की तो ये सोच थी, लेकिन लड़की की सोच ये थी कि जो समझ ही नहीं आ रहा है उसे बात नहीं करनी। खैर इस बीच क्या हुआ कि उसकी बेटी का MBA कंप्लीट हुआ और उसका जॉब लग गया बाहर, वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। तो फिर भी माँ उसके पीछे पड़ी रहती थी कभी कभार कि बेटा एक बार तो बात कर लो। और वो सुधा और रीमा की अक्सर बात होती रहती थी, तो वो कहती थी अच्छा बिटिया क्या कर रही है आजकल। वो बीच बीच में ना रीमा जो है सुधा की बेटी के बारे में अक्सर जानने की कोशिश करती थी। तो सुधा को थोड़ा सा ये लगने लगा था कि शायद ये मेरी बेटी में थोड़ा इंटरेस्टेड है, इन्हें पसंद आ गई होगी। लड़की को देखने दर्शन में सुंदर थी, परिवार अच्छा था, संस्कारी भी थी, ये भी वो जानने लग गई थी क्योंकि बहुत लंबे समय से बातचीत हो रही थी, तो समझ रही थी कि अच्छा परिवार है ये। तो हमेशा वो रीमा अक्सर ये कहा करती थी सुधा से और उसकी बहन से, जो कि बहन पहले उसकी फ्रेंड बनी थी, कि तो आपकी दोनों बिटियाओं को देखने के बाद ना, आपकी बिटिया और आपकी बहन की बिटिया को देखने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद ना अब कोई जम ही नहीं रहा है, अब कोई समझ ही नहीं आता है। तो मेरी जो सुधा है जो उसकी बहन मजाक करती थी कि हाँ होता है ये तो, कि जब हम लोग कभी किसी शॉप में भी कोई चीज़ देखने जाते हैं, कोई साड़ी पसंद करने जाते हैं, तो एक बार जो पसंद आ जाती है वो आ जाती है, फिर कहीं नहीं पसंद आती। तो ऐसी लोगों के साथ भी होता है कि हमें कोई अच्छा लगता है तो वो फिर अच्छा लग जाता है। तो आपके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा।
अच्छा, अभी सुधा के मन में धीरे 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 उस रीमा के परिवार के प्रति ना एक सॉफ्ट सा कॉर्नर और एक पॉजिटिव सा दृष्टिकोण होने लग गया उसका, कि मतलब ये अच्छे लोग हैं। फादर नहीं है लड़के के, और लड़के के 2 भाई हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, मदर भी जॉब करती हैं, अच्छा परिवार है, छोटा परिवार है, और बाकी जीवन में क्या चाहिए, एक अच्छा पैकेज हो, लड़के का संस्कारी लड़का हो, बाकी इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो खैर ये धीरे धीरे अपनी बेटी को बीच बीच में एक जैसे पुछल्ला सा छोड़ देती थी कि बेटा एक बार वो भी लड़का है, उसको भी देख लो। अब बेटी के लिए और रिश्ते भी देखे जा ही रहे थे, लेकिन उनकी बेटी फ़ोटो देखकर अक्सर बोल देती थी कि इसमें ये, इनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम होगी, इनमें ये होगा, यहाँ पर ये लड़का इस तरह का है, ये लड़का दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, और ये लड़का पीता है, ये लड़का खाता है। तो मुझे तो ऐसा चाहिए नहीं कि जो लड़का खाता पीता हो, शराब पीता हो, और जो धार्मिक ना हो। मैं अपने ही तरह का चाहती हूँ, बेशक उसका पैकेज कम हो, चाहे उसका प्रोफाइल लो हो, चाहे फैमिली भी ठीक ठाक सी हो, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं नहीं करूँगी। और पेरेंट्स को भी इस बात का पता, तो वो जिद भी नहीं करते थे। खैर ये लड़की फॉरेन चली गई, और माँ का मन पता नहीं क्यों रीमा जी के बेटे पे ही अटका हुआ था। बार बार लड़की को बोलती थी। एक दिन लड़की और माँ के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई कि क्या चाहती हो तुम, इतने लड़के तुमको दिखा दिए, दिखाया तो खैर कोई भी नहीं था, लेकिन वो फ़ोटो देख कर, बायोडाटा देख करके ही मना कर देती थी। तो पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे, और एक दिन माँ और बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा तकरार हो गई, और माँ ने बेटी को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे कि मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी, तू अपने लिए खुद ही ढूंढ ले, हमें नहीं पता, अब हम नहीं ढूंढ सकते तेरे लिए, जो तेरे को पसंद आएगा वो लड़का तो शायद बना ही नहीं इस संसार में, या फिर तू खुद ही देख ले भाई, हम नहीं रिस्क ले सकते तुम जैसे बच्चों के साथ में। वो माँ बेटी की खूब बहस हो गई। बहुत टाइम तक माँ ने बेटी को ब्लॉक रखा। तो वो लड़की इंडिया आई, फिर जब मदर से मिली तो चलो फिर बातचीत दोनों की शुरू हो गई, फिर माहौल थोड़ा शांत हो गया, और थोड़ा बातचीत दोनों की होने लगी, और सामान्य हो गया सब कुछ। फिर भी माँ के मन में पता नहीं क्या लगन सी लग गई थी कि रीमा का बेटे को देख ले एक बार, बात तो कर ले, बात तो कर ले, बात तो कर ले। लड़की बहुत परेशान हो गई। इसने क्या किया, अपनी माँ का एक दिन फ़ोन लिया, और वो जो रीमा जी का नंबर था वो ब्लॉक पे डाल दिया। अब दोनों के आपस में, अब वो फ़ोन करती होंगी तो ये नंबर नहीं उठाती होगी, कॉल ही नहीं जा रही थी एक दूसरे को, और दोनों ही ग्रुप्स को कुछ आता भी नहीं था इतना, ना रीमा को इतना ज़्यादा आता होगा इंटरनेट और फ़ोन के बारे में, ना सुधा जी को आता था। खैर एक दिन क्या हुआ कि सुधा जी ने अपनी बेटी से कहा कि एक बार इस लड़के का फ़ोटो देख ले, अब बहुत सालों के बाद ना, ये पहले तो बहुत पतला दुबला सा लगता था, बिल्कुल मरियल सा, तुझे शायद इसलिए पसंद नहीं आएगा, अब देख ले, अब इसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, वो लड़का ठीक लग रहा है देखने में। और लड़की ने जब देखा फ़ोटो, कह रही हाँ ठीक ही लग रहा है इस बार तो, हाँ पता नहीं क्यों पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, पर अब तो शायद ठीक ही लग रहा है थोड़ा। तो माँ के चेहरे पे रौनक आ गई, सुधा जी के चेहरे पे। उन्होंने कहा भी लड़की को चलो कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस आए, हो सकता है कि आगे कई बात बन जाए। वो इस आशा में जो है थी, और अपनी बहन से अक्सर बात करती रहती थी कि पता नहीं बहुत टाइम से रीमा जी का फ़ोन नहीं आ रहा है, और पता नहीं क्यों कॉल नहीं कर रही हैं आजकल। उन्हें क्या पता था कि बेटी ने ब्लॉक कर रखा है। तो सुधा की बहन ने जो है रीमा को कॉल किया एक दिन, बोला कि भाई आप फ़ोन नहीं कर रहे हो आजकल, मेरी दीदी को बड़ा इंतज़ार करती रहती हैं आपकी कॉल का, बड़े दिन हो गए आपने कॉल नहीं किया, क्या बात हो गई। तो उसने कहा अच्छा पता नहीं, मैं भी सोच रही थी उनकी बड़े दिनों से कॉल नहीं आई, बिज़ी होंगी। खैर तो फिर मैं जो सुधा जी जो है, जो मेरी जान पहचान में हैं, उन्होंने जो है एक दिन अपना उनका फ़ोन चेक किया अपने ध्यान से, तो देखा उनका नंबर ब्लॉक। तो उन्होंने फिर अनब्लॉक कर दिया सुधा ने नंबर, और फिर रीमा को कॉल किया तो कह रहे अरे बड़े दिनों के बाद आपका फ़ोन आ रहा है। फिर दोनों की बातचीत फिर शुरू हो गई। अच्छा इस बीच क्या हुआ कि जो सुधा जी की बिटिया थी, जो अब इंडिया में आ गई थी, उसकी ना कुछ तबीयत बहुत ख़राब सी होने लगी। ख़राब बड़ी अजीब तरह से कि उसके एक तो पीरियड्स बंद होने लगे, ब्लोट होने लगी, और कुछ अजीब तरह की चीज़ें उसके साथ होने लगी। तो अब स्थिति ये हो गई कि जैसे मतलब कि लड़की के पीरियड्स बंद होते हैं, तो उन लड़कियों के लिए वो बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है जो बहुत फिट रहती हैं, यानी कि जो जिम भी करती हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं।
तो ये लड़की बार बार ये कह रही थी कि ये नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे, ये बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन वो इतनी परेशान हो गई लड़की, बिल्कुल आंखों के नीचे से काले गड्ढे से हो गए, और उसकी खूबसूरती भी ऐसी डाउन होने लगी। तो उसको थोड़ी फिक्र होने लगी, क्योंकि वो हर तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, विटामिन्स लेना और आयरन लेना और जिम करना, वो सब कुछ करती थी। तो इसको जो है थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, और डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर लिख देते थे स्ट्रेस, अब सोचते बहुत ज़्यादा, वो दवाई लेते थे ठीक हो जाता था। अब इस लड़की को क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसको लग रहा था कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं ना माँ समझ रही है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो अनयूजुअल सा हो रहा है। तो एक दिन ये लड़की जो है प्रे करने के लिए बैठी, ध्यान वगैरह करती थी, पूजा करती थी, मतलब बिना पाठ किए दुर्गा सप्तशती का वो कभी खाना नहीं खाती थी, नाश्ता भी नहीं करती थी। तो एक दिन जब इसको मेंटली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, माँ बाप भी नहीं समझ रहे हैं, अब बोलें तो किससे बोलें, तो कह रही भगवती के सामने प्रे करने लगी, और बहुत इमोशनल हो गई वो। और प्रे करते करते उसने बोला कि हे भगवती माँ, मुझे गाइड करो कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो देखिए प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसको रात को स्वप्न आया, और स्वप्न में दिखाई दी वही लेडी रीमा। और क्योंकि इस लड़की का ना टपकेश्वर जाने का बहुत मन था, टपकेश्वर महादेव हैं देहरादून में, टपकेश्वर महादेव जाने का इसका बड़ा मन था। तो इसको सपने में वही दिखाई दिया कि वो रीमा जो है टपकेश्वर महादेव में जो नदी बहती है ना, वो पानी के किनारे वहाँ पर जैसे पैर डाले हुए उसने पानी में, और वो जो वाटर होता है वो सिंबॉलिक होता है प्रेम का और अध्यात्म का। और ये लड़की जो है ऊपर से उतर के आ रही है, उसका बेटा भी आ रहा है ऊपर से उतरता हुआ, और ये लड़की ऊपर से देख रही है और ये बोल रही है मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं सब समझ रही हूँ। ये सपने में ही वो बोल रही है उनको, और ये जो तुम्हारा आडंबर है मैं समझ रही हूँ। अच्छा, ये स्वप्न आया इसको, और सुबह इसने अपनी माँ से ये बात बोली। इसने कहा कि मम्मी मुझे ये रीमा आंटी जो है वो कुछ गड़बड़ लग रही हैं। तो माँ ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहने लगी मुझे सपने में दिखाई दिया टपकेश्वर महादेव, और मेरा मन भी था टपकेश्वर जाने का। तो टपकेश्वर महादेव में ही मुझे वो दिखाई दी, और पैर पानी में रखे हुए हैं, और ये दिखाने की कोशिश करें कि हम बहुत प्रेमी लोग हैं, हम बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, क्योंकि वाटर सिंबलाइज करता है अध्यात्म और प्रेम का, और भी साफ़ सुथरा पानी अच्छा। और उसका बेटा भी दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब अपने बेटे को लेकर के ये कुछ तो चल रहा है इनका गड़बड़ मामला, और आप इसका पता कराओ ये क्या है, कुछ तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अब क्योंकि पेरेंट्स तो लड़की के बारे में जानते थे, ये बहुत इंट्यूटिव और इसकी भविष्यवाणी भी सही होती है, इसको भगवती ने कोई दृष्टांत दिया है। तो खैर इसके पेरेंट्स जो है वो किसी साधक के पास गए, साधिका हैं वो लेडी, जिसके पास इसके पेरेंट्स गए कि हमारी बिटिया का जो है देखो भाई क्या है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और कुछ अचानक से ही कुछ गड़बड़ चीज़ें लग रही हैं, आप देखो क्या बात है। तो उन्होंने आंख बंद की, और जब उन्होंने देखा ध्यान में, तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की की मुझे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिखाई दे रही है, और एक औरत है जो किसी के पास लेके गई है उस फोटो को, और वो एक आदमी है जो उस पर कोई धागे से बांधे हुए हैं लाल लाल से फ़ोटो पे। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदिश की हुई है किसी चीज़ को लेके। तो अब जब इन्होंने ये सुना, तो सुधा कहने लगी कि मैं मन मन में सोच रही थी कि इस औरत को मैं जब भी बात करती हूँ ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगती हैं, वॉइस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद जब इसकी फ़ोटो देखती हूँ और इसकी आवाज़ सुनती हूँ तो ना ऐसा लगता है जैसे कुछ खटकती है चीज़ें। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ भी कि कोई इंसान आपके साथ बहुत स्वीटली बात कर रहा है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीज़ नज़र आती है उसमें, या कुछ फील होता है, मतलब चाहे सिक्स सेंस कह लो या चाहे कुछ भी कह लो, पर कुछ खटकता है। तो ये सुधा मन में ही कहने लगी कि मुझे सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ना थोड़ा सा कभी ना कुछ खटका होता था।
खटका क्या होता था, एक तो ये कि बहन से तो बोल रही है कि लड़कियां बहुत, दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा है परिवार बहुत, लेकिन कभी अपने मुंह से बात नहीं करती कि अपने बेटे, मेरे बेटे के साथ अपनी बिटिया का भी ज़रा जुड़ा के देख लो, लेकिन अंदर ही अंदर से चाह रही है। अब ये रहस्य बहुत बाद में खुला कि ऐसा क्यों हो रहा था और ऐसा उसने क्यों किया। अच्छा खैर, जब वो साधिका जो थी उन्होंने इनको बताया कि आपकी लड़की के ऊपर कोई क्रिया कराई गई है। अब वो क्रिया ये भी हो सकती है कि ये लड़की को एक तरह से मन उचट जाए, किसी के साथ कोई इसको पसंद ही ना आए, और दूसरा ये कि बंदिश करा दी गई है कि रिश्ता कहीं हो ना, धागे बांध दिए गए हैं फ़ोटो पे। तो उन्होंने कहा ये धागे बंदिश तो मैं अभी खोल दूंगी, ये तो हम आपके बिना कहे भी हम ये कर देते हैं ये काम, तो बंदिश तो हम खोल देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप भी चीज़ें सही तरीके से समझने की कोशिश करें, आपको सद्बुद्धि आए, क्योंकि आपके ऊपर भी क्रिया हुई है, यानी कि सुधा के ऊपर भी पहले क्रिया हुई थी। क्योंकि सुधा की आदत थी कि वो हर फोटो अपनी भेज देती थी, बर्थडे हुआ, एक रेड साड़ी पहनी तो फोटो भेज दी। तो कह रही आपने कोई साड़ी में, रेड साड़ी में फ़ोटो भेजी है, जो साड़ी में भी उस वाली साड़ी में, जो रेड साड़ी में आपकी कोई फ़ोटो है उनके पास, उस पर भी क्रिया हुई है। यानी कि पहले माँ को लपेटा जाए, फिर उसके बाद लड़की को। तो इनके तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के, इनके तो होश उड़ गए कि भाई हमारा तो उनसे लेना एक ना देना दो, ना कोई बातचीत ऐसी, और देखा भी नहीं एक दूसरे को, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती है। जैसे आम लोगों में होता ही है कि व्हाट्सएप फ्रेंड बन जाते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स बन जाते हैं। अच्छा, तो सुधा जी को जब ये सब चीज़ें पता चली तो बड़ा डिस्कशन हुआ इस चीज़ के ऊपर। तो सुधा ने अपनी बहन को फ़ोन किया जो उत्तराखंड में रहती है कि भाई ऐसा ऐसा निकल रहा है। वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो मिली हूँ उनसे, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और शायरी भी करती हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके इन लॉज वगैरह भी सब साथ में रहते हैं और बड़ा अच्छा परिवार है और अपने कज़न्स वगैरह साथ वो घूमने फिरने जाते हैं, बच्चे भी उनके। तो मुझे नहीं लगता ऐसा, तेरे को गलत फहमी हुई है। उसने कहा भाई गलत फहमी का तो कोई चांस ही नहीं है। उस साधिका ने जब बता दिया, उसने कहा आप बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरे सामने लाएं तो मैं फिंगर रख दूंगी उस पर। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सुधा कह लगे कि हम बहुत फ़ोटो ढूंढते रहे, हमें फ़ोटो ही नहीं मिली। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम फ़ोटो ढूंढेंगे पहले फ़ोन वगैरह पे उस लेडी का और फिर हम आपके पास आएंगे। तो कह लेंगे चलो ठीक है, लेकिन कह रही मैं उसको पहचान लूँगी क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रही है साफ। तो साधिका ने ये बोला। खैर सुधा ने अपनी बहन को फ़ोन किया, सारी बात बताई। अब इसकी बहन को भी टेंशन हो गई कि मेरी बेटी ने भी उनके बेटे को अप्रोच करने की कोशिश की, मतलब हमने भी अप्रोच करने की कोशिश की अपनी बिटिया के लिए, तो भाई हमारे साथ भी क्या चल रहा है, हम कैसे नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उनके वहाँ पर उत्तराखंड में कोई हैं साधक हैं वो भगवती के, तो उनके पास गई लेकर के कि आप ये लेडी हैं, इसकी फ़ोटो देखो और बताओ कि इसके परिवार में रिश्ता करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, किस तरह का परिवार है, कैसा परिवार है, आप थोड़ा गाइड करें। कह रही हमने कुछ नहीं बोला उनको, सुधा की बहन कह रही है, और उन्होंने देखते ही बोल दिया तो बहुत बेकार औरत है। अरे बाप रे, ये तो इसकी तो छवि परिवार में अच्छी भी नहीं है। तो भाई उसको ये सुन के तो उसको लगा कि भाई किसी एंगल से कोई चीज़ खराब नहीं नज़र आती उस परिवार में और उस घर में और उन लोगों में। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, बेटा ये तो पहले ही दिन खिला देगी अपनी बहू को कंट्रोल में करने के लिए, और इसको लड़की भी जो मिलेगी ना बहुत अच्छी मिलेगी। खैर ये लोग अपना समूह लेके घर चले आए और इसने अपनी बहन को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो बात है, अब दो अलग अलग लोग एक इंसान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। खैर अच्छा, इस बीच क्या हुआ था कि सुधा जी ने अपने कोई जान पहचान के हैं फ्रेंड, उनसे भी उस लड़के की जन्मपत्री शेयर की थी, रीमा जी के बेटे की। तो उन्होंने ये बोला कि ये लड़का बहुत हाइट्स पे जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन इसके ना ग्रह ऐसे हैं कि ये मदर को बहुत प्रेफरेंस देगा हमेशा ही। वाइफ चाहे इसकी कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये ड्यूटी पूरी करेगा अपनी, मतलब इस तरह का लड़का है ये। और ये वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहेगा, इसके ग्रह ऐसे हैं कि माँ की तरफ ये ज़्यादा रहेगा। तो सुधा सोचने लगी कि भाई इस बात में तो कोई बुराई नहीं है, कोई अपनी माँ को पूछे तो क्या गलत है। उन्होंने कहा ये लड़का ऐसा है कि ड्यूटियाँ पूरी करेगा अपनी, इसको फैमिली से कोई ख़ास अटैचमेंट नहीं रहेगा।
तो मन में थोड़ा सा ये तो हर एक में आ जाता है कि यार बेशक माँ को कोई कितनी भी इम्पोर्टेंस दे अच्छी बात है, लेकिन अपनी वाइफ से भी प्रेम करे तो उन्होंने कहा ये डिटैच टाइप रहेगा परिवार से। तो सुधा के मन में थोड़ा सा फ़र्क सा आ गया। तो रीमा जी से जो है थोड़ा सुधा ने बात करना थोड़ा सा कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा को लग रहा था कि भाई लड़के के ग्रह बेशक चाहे कुछ भी अच्छे हैं, लेकिन वाइफ के प्रति इसका भाव अलग रहेगा, तो थोड़ा सा मन में आ जाता है सबकी शंका। खैर, इस बीच क्या हुआ कि ये जो लड़की थी सुधा जी की बिटिया, इसका रिश्ता तय हो गया कहीं बहुत अच्छी जगह, उनको पसंद आ गया सब कुछ और लड़की की शादी हो गई। अब सुधा के मन में तो ये था ही कि भाई इस औरत को पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो ये अभी भी मेरी लड़की पर अटैक कर रही हो, कोई ना कोई क्रिया करवा रही हो, तो इसको पहले बता दो, डेंजरस औरत है ये तो सुधा जी ने एक दिन कॉल किया रीमा को कि इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरी बिटिया का शादी हो गई और आप बहुत बहुत बधाई हो, आपकी भी बिटिया के समान ही थी वो, तो अब बताओ आपके बेटे का कहीं रिश्ता तय हुआ या देखना है अभी आगे कोई लड़की? तो वो कहने उसकी ना आवाज़ एकदम डिप पड़ गई कि अच्छा बहुत बहुत बधाई आपको, मतलब बधाई में भी बहुत मरियल सी बधाई दी उन्होंने। तो ये तो समझ ही रही थी सुधा, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित भी हो रखी थी और बहुत गुब्बार भरा हुआ था इनके अंदर। तो इन्होंने सोचा कि इसको बता ही देती हूँ मैं ज़रा। उन्होंने कहा कि भाई देखो कितना बुरा वक्त आ गया है, कोई लोग सीधे से तो बात करते नहीं है कि हमारे बेटे का रिश्ता कर लो, अपनी बिटिया से कर लो, या इस तरह से खुल के बात नहीं करते हैं, और पीछे से लड़की की फ़ोटो ले जा करके उस पर धागे बंधवाना और क्रिया करवाते हैं लोग, ताकि हमारे परिवार को पसंद करे या हमारे बेटे को पसंद करे, शादी कर ले। तो उधर से उनका जवाब आता है रीमा का कि ऐसे शादी करके क्या फ़ायदा जब कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो एकदम से इनको समझ में आ गई पूरी बात, क्योंकि इनकी बेटी उस लड़के को कुछ नहीं समझ रही थी। वो कह रही है चाहे कितना भी IITN है, चाहे ये कितना भी अच्छे पोजीशन पे है, पर ये लड़का सही नहीं है। वो मन से कुछ समझ नहीं रही थी एक्चुअली। जो कि जिस तांत्रिक के पास से गई थी रीमा, उसने इनको बता दिया था कि वो लड़की आप लोगों को कुछ समझ नहीं रही है, आपके बेटे को। तो समझाने के लिए वो क्रिया की गई थी कि ताकि माँ भी समझ ले और बेटी भी समझ ले और हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आप ये देखिए, तंत्र की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा है, और जो इन्फ्लुएंस करती है चीज़ वो उन लोगों पे ज़्यादा करता है तंत्र इन्फ्लुएंस जो शराब, मीट, मांस, मच्छी गलत रास्तों पे रहते हैं। जो अध्यात्म के रास्ते पे हैं, सच्चे रास्तों पे, उन पे तंत्र भी फेल हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत करेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, थोड़े दिन तंगी में निकल जाएंगे, परेशानी में निकल जाएंगे, लेकिन मंशा पूरी नहीं हो सकती उन लोगों की जो कि अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर भी एक बैठा है, एक पावर ऊपर भी है और एक आपके भीतर भी है शक्ति। तो जब ये घटना मैंने सुनी तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि कोई किस हद तक जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है और लड़की वाले आपको पसंद नहीं कर रहे, तो ज़बरदस्ती इस तरह के क्रियाएं करवा करके उसको पसंद करवाया जाए। और कई जगहों पे मैंने ये सुना भी है कि तंत्र के माध्यम से रिश्ते हुए भी हैं। कोई वशीकरण करा देते हैं लड़के की फ़ोटो पे, फिर वो लड़का उस लड़की को देख करके पसंद ही कर लेता है और शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही तंत्र का प्रभाव ख़त्म होता है, वो उसका मन उचाट हो जाएगा। और आप कब तक ये क्रियाएं करवाते रहोगी? क्योंकि हर क्रिया, एक्शन का एक रिएक्शन आएगा। आप बार बार किसी पे वशीकरण कराओगे तो उसका भी तो कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। जो कराएगा उसके परिवार पे भी आएगा। क्योंकि इस संसार में ना फ्री में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप ये देखो ना, परमात्मा भी हम पर तब कृपा करता है जब हम उससे प्रेम करते हैं, उससे पूछते हैं, उसके प्रतिफल के रूप में वो हमें भक्ति देता है, प्रेम देता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो ये तो लेन देन का संबंध है, पूरा संसार ही उसी चीज़ पे चल रहा है, कर्मों का ही सारा खेल है संसार में।
तो ये जो रास्ते हैं, जो कुछ लोग तंत्र का सहारा लेकर के किसी को भी कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर के हो, चाहे कुछ पत्नियां अपने पति को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, चाहे कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई भी काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और इनके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। घर में बीमारियां आ जाती हैं, घर में पैसा बर्बाद होने लगता है। जबकि खैर ये भी होता है कि कोई किसी पे तंत्र करता है तो नुकसान करा सकता है, वो आर्थिक रूप से भी दूसरे पक्ष का नुकसान करा सकता है, लेकिन जो नुकसान कराने वाला है उसका भी तो कोई भला नहीं होने वाला ना। लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट तो झेलने ही पड़ेंगे, चाहे कोई माने या नहीं माने। तो ये घटना मुझे लगी शेयर करने के काबिल और मुझे लगा कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है अपने बच्चों का रिश्ता करने से पहले। जन्म पत्री बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है, आप बच्चे की एज लिख दें, टाइम ऑफ बर्थ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पत्रियां बना करके उस पर भी तंत्र कर रहे हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं। और मैं ये घटनाएं काफ़ी लोगों से, 1-2 लोगों से मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये फुल फ्लैश्ड एक स्टोरी मुझे मिली तो मैंने इसको शेयर करना ज़रूरी समझा, ताकि जो मेरे यूट्यूब फैमिली के जो भी लोग हैं वो अलर्ट रहें। और कुछ भी दृष्टांत होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे हैं तो उनको थोड़ा सा खोजबीन करने की कोशिश करें कि मुझे ये नज़र आया तो क्यों आया। मैं आपको बहुत अंधविश्वासी होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अलर्ट होने के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा जागरूक होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला ना राहु काल चल रहा है। इस काल में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मनुष्य के जो मॉरल्स हैं उनका स्तर ना बहुत ज़्यादा गिर गया है नीचे। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर हैं, अधिकतर लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और वो सब ये वही लोग हैं जो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं लाइफ में। तंत्र मंत्र दरबारों में जाना, ये सब करना, मैं ये नहीं कहती दरबारों में जाना बुरा है, लेकिन आप ईश्वर से भक्ति मांगिए, अध्यात्म मांगिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति मांगिए, इससे ज़्यादा कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी आध्यात्मिक तरक्की होती है तो परमात्मा स्वतः ही सब कुछ दे देता है। हर प्रॉब्लम मैं कहती हूँ बाद में आएगी, सॉल्यूशंस पहले आ जाते हैं अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे या धर्म के रास्ते पर हो तो खैर उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये अभी हाल ही की 1.5 साल के करीबी हुआ, 1.5-2 साल के करीबी हुआ इस घटना को, और इससे उबरने में भी इन लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। आप ये सोचिए कि जब वो बता रही थी मुझे सुधा कि मैम हम बाद में जब फ़ोटो हमें उस लेडी की मिल गई और हमने अपनी लड़की की सारी फ़ोटो स्क्रॉल कर करके उनको दिखाई, तो उन्होंने ये तक बता दिया कि इस वाली फ़ोटो पे तंत्र हुआ है। और उस फ़ोटो में ना उसने एक ट्राउज़र सा पहना हुआ है क्रीम से कलर का, उसमें छोटे छोटे फ्लावर हैं ग्रीन कलर के। करिए ये वाली फ़ोटो ली गई है आपकी बिटिया की। और उन्होंने इतने प्रपंच किए इस परिवार से मिलने के लिए। कभी कहते थे हमको एक डॉग मिला है, आप पता कर लो अडॉप्शन के लिए, अगर कोई है तो हम आ जाते हैं, कोई अडॉप्ट करवा दो इस डॉग को हमारे, क्योंकि इनकी बिटिया को डॉग्स बहुत पसंद हैं। तो उनको पता चल गया था कि डॉग को पसंद करते, किसी बहाने से घर में घुसने की भी कोशिश हुई है कि चलो घर में एंट्री मिल जाए तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएँ, क्योंकि दूर दूर से फ़ोटो पे इतना हो नहीं रहा था। तो ऐसे लोग ना बहुत चिपकू टाइप होते हैं, घर में घुसने की भी बहुत कोशिश करते हैं। तो ये कहानी सिर्फ इसलिए है कि आप लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें, और उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही रहता है इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।